बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली एक डिवाइस है जो कि अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में आप इसकी अरेंजमेंट देखेंगे या कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं। इसके अलावा आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे और फाइनली आप वो कंडीशन निकालेंगे जिसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो काम करता है। इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में देखें कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, जैसा कि आप फिग नंबर 13.23 में देख रहे हैं। R1, R2, R3 एंड R4। ये 4 रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड हैं कि एक मैश बनाती हैं A, B, C, D, A। आप ये देख रहे हैं, ये पूरा एक मैश जो बन गया आपके पास A, B, C, D, A। इसमें ये 4 रेजिस्टेंसेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं। अब एक बैटरी को कनेक्ट किया गया है बिटवीन टर्मिनल्स A एंड C। आप देख सकते हैं A और C के दरमियान एक बैटरी कनेक्टेड है। एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर ऐसा गैल्वानोमीटर जो कि बहुत ही स्मॉल करंट्स को भी मैयर कर सके, और उसकी रेजिस्टेंस जो है उसको आपने ले लिया RG। गैल्वानोमीटर के लिए आपने G का सबस्क्रिप्ट लगा दिया रेजिस्टेंस के साथ, और इस गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया गया है बिटवीन पॉइंट B एंड D। और एक स्विच जो है वो इस सर्किट में लगाया गया है, ताकि स्विच जो है आपको पता है उसका क्या काम होता है, सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टोटल अरेंजमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसमें अब इसकी वर्किंग देखते हैं। इफ़ द स्विच S इज क्लोज्ड, अ करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर। अब आप जब स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और गैल्वानोमीटर के थ्रू जो है वो करंट फ्लो करेगा। जैसे ही इस पूरे सर्किट में से करंट फ्लो करेगा तो गैल्वानोमीटर में से भी करंट फ्लो करने लगेगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें डिटरमिन करनी है द कंडीशन अंडर विच नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर इवन आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। हमें वो कंडीशन निकालनी है व्हीटस्टोन ब्रिज की कि जब आपका स्विच क्लोज भी हो जाए तो गैल्वानोमीटर के अंदर से गैल्वानोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो ना करे। ठीक है, यानी करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर 0 हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे इस सर्किट को और किरचॉफ्स का सेकंड रूल यूज़ करेंगे। किरचॉफ्स का सेकंड रूल आपको याद है कि क्या था, कि आपने पोटेंशियल ड्रॉप लिया था अक्रॉस ईच कंपोनेंट, और उसका जब सम लिया था थ्रू क्लोज लूप तो आपने देखा था वो इज इक्वल टू 0 था। तो आप ऐसा ही कर रहे हैं, इसमें आप लूप्स कंसीडर करेंगे। ये जो टोटल आपके पास सर्किट है, सर्किट नंबर 13.23, इसमें आप देखते हैं कि आपके पास 3 लूप्स जो है वो हम कंसीडर करेंगे। 3 लूप्स किस तरह से बन रहे हैं, एक लूप आप देखें A, B, D, A, ये एक लूप है। इसी तरह दूसरा लूप है B, C, D, B, और थर्ड लूप है A, D, C, A। ये आप 3 लूप्स कंसीडर कर रहे हैं, यानी तीन लूप्स का मतलब है कि 3 क्लोज सर्किट्स आप जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। और ये जो लूप्स हैं इनमें आप देख रहे हैं कि आप तीनों लूप्स के लिए 3 करंट्स भी कंसीडर कर रहे हैं। A, B, D, A के लिए I1 करंट, B, C, D, B के लिए I2 करंट, A, D, C, A के लिए I3 करंट जो है इन तीनों लूप्स के लिए आप कंसीडर कर रहे हैं। और आप इन तीनों लूप्स के करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि आपने देखा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, आप जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। अब आप हर लूप पे किरचॉफ्स का सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप किरचॉफ्स का सेकंड रूल अप्लाई कर रहे हैं थ्रू लूप A, B, D, A। A, B, D, A आप देखें कि इन टर्मिनल्स के दरमियान आपके पास 2 रेजिस्टेंसेस R1 और R3 और एक गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, किरचॉफ के सेकंड रूल के लिए आप जो देखेंगे कि हर कंपोनेंट के अक्रॉस जो है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। सबसे पहले आप R1 के लिए लेंगे, तो R1 के लिए आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I1 R1। करंट I1 है क्योंकि इस लूप का, तो I1 R1, और ये माइनस के साथ आएगा क्योंकि आपने देखा थ्रू रजिस्टर, जब आपका रजिस्टर जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है तो आप उस वक्त नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस I1 R1 आ जाएगा। अब आप देखेंगे गैल्वानोमीटर के थ्रू कि आपका कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, तो आप इसमें देखेंगे गैल्वानोमीटर में से 2 करंट्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं। एक I1 की आप डायरेक्शन देखें तो ये अपवर्ड करंट है। इसी तरह गैल्वानोमीटर के थ्रू साथ वाले लूप का करंट भी फ्लो कर रहा है जो है I2, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। एक करंट अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, तो ये इन दोनों करंट का आप जो है वो डिफरेंस ले लेंगे, दैट इज़ I1 माइनस I2, और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है RG, तो आ जाएगा माइनस I1 माइनस I2 RG। ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस गैल्वानोमीटर।
थर्ड आपके पास जो यहाँ पे कंपोनेंट है वो है रेजिस्टेंस R3। R3 के लिए जब आप लेंगे तो R3 में आप देख रहे हैं कि इसमें भी दो करंट्स फ्लो कर रहे हैं, एक इसका अपना लूप करंट जो कि है I1 और दूसरा नीचे वाले लूप का करंट जो कि है I3। तो इसमें भी आप इन दोनों करंट्स का डिफरेंस ले लेंगे I1 माइनस I3। तो इसमें आप देखते हैं एक करंट क्योंकि आपका लेफ़्ट टू राइट है अगर I1, तो आपका I3 करंट जो है वो राइट टू लेफ्ट है, इसलिए आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे जो आ जाएगा I1 माइनस I3 और साथ ही इसकी रेजिस्टेंस R3। तो ये आपने तीनों कंपोनेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिया और इनका सम लिया तो ये इज इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई 13.23। ये आपने लूप ABDA के लिए इक्वेशन लिखी बाय अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल। अब आप सेकंड लूप के लिए लिख रहे हैं, सेकंड लूप आप ले लें BCDB। इसके लिए जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इक्वेशन जो है वो सबसे पहले आप ये देखेंगे इस लूप में आपके पास दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, एक है R2 और एक है R4। इसी तरह एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्टेड है इस लूप में। तो पहले आप R2 के लिए लिखेंगे, R2 में सिंपली आपके पास एक ही करंट फ्लो कर रहा है जो कि है I2, तो आप R2 के लिखेंगे माइनस I2 R2। जब आप लिखेंगे R4 के लिए तो R4 में उसी तरह दो करंट्स फ्लो कर रहे हैं, एक I2 इसका अपना करंट और एक नीचे वाले लूप का I3 करंट, तो I2 माइनस I3 और R4 आ जाएगा उसके साथ माइनस। जब आप गैल्वेनोमीटर के लिए लिखेंगे तो गैल्वेनोमीटर में भी इस वक्त दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक इस लूप का अपना करंट और एक इसके साथ वाले लूप का करंट। तो क्योंकि इसका अपना करंट जो I2 है वो डाउनवर्ड है और साथ वाला लूप जो उसका करंट है I1 वो अपवर्ड है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप ले लेंगे तो I2 माइनस I1 और RG क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस वक्त आपने इसको इक्वेशन नंबर 13.24 का नाम दिया है। आपके पास दो लूप इक्वेशंस आई हैं इसमें, एक इक्वेशन नंबर 13.23 जो कि लूप ABDA के लिए है, इसी तरह इक्वेशन नंबर 13.24 जो कि आपकी BCDB लूप के लिए। ये दो इक्वेशंस आपने निकाल लिए। आपको मैंने बताया था कि हमने वो कंडीशन यहाँ पे डिटरमिन करनी है जिसमें गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है वो हमने 0 लेना है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी 0। कैसे 0 होगा, अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 13.23 में RG यानी गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ करंट क्या है I1 माइनस I2। तो अगर आप I1 माइनस I2 जो है उसको 0 के बराबर ले लें, यही गैल्वेनोमीटर का करंट है ना I1 माइनस I2 इक्वेशन नंबर 13.23 में आप इसको 0 के बराबर ले लें तो यहाँ से आप देखेंगे कि I2 को अगर आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I2। तो यहाँ से आप कह सकते हैं विद दिस कंडीशन इक्वेशन नंबर 13.23 कि I1 को अगर हम I2 के बराबर कर दें तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इक्वेशन नंबर 13.23 में से आप गैल्वेनोमीटर का जो करंट है उसको आप रिड्यूस कर दें, ख़त्म कर दें, तो आपके पास वो गैल्वेनोमीटर वाला जो फैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस I1 R1 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 R3। आपने सिंपली क्या किया है कि RG वाला फैक्टर जो था यानी गैल्वेनोमीटर वाला जो करंट था उसको आपने 0 कर लिया। इसी तरह आपने 13.24 में भी ऐसा ही किया। अब गैल्वेनोमीटर का करंट जो आपके पास है I2 माइनस I1 RG वो भी आपने 0 कंसिडर कर लिया है। तो आपके पास 13.23 से एक इक्वेशन आ गई जो कि है 13.25, एक इक्वेशन 13.24 से आई जो कि है 13.26। ये दो इक्वेशंस आपने निकालनी है। सिंपली आपने RG वाला फैक्टर 0 कर दिया है यानी गैल्वेनोमीटर का करंट आपने 0 कर दिया है। तो ये जो दो इक्वेशंस आपके पास आई हैं आपने करना क्या है कि इन दो इक्वेशन को डिवाइड करना है। इक्वेशन नंबर 13.25 को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 13.26 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे R1 माइनस डिवाइडेड बाय R2 और इसी तरह दूसरी तरफ आ रहा है R3 ओवर R4। तो यहाँ पे आप देखते हैं आपने देखा कि I1 फैक्टर कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे, इसी तरह I1 माइनस I3 और I2 माइनस I3 थे तो आपने देखा I1 तो वैसे ही I2 के बराबर है, तो ये भी दोनों फैक्टर्स कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास जो कंडीशन आई है या इक्वेशन आई है वो आई है R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। आपने इसको इक्वेशन नंबर 13.27 का नाम दिया। आपने कहा है कि ये इक्वेशन कब आई है आपके पास, जब आपने गैल्वेनोमीटर के करंट को 0 कंसीडर किया। आपने देखा कि आपने दोनों इक्वेशंस में गैल्वेनोमीटर के करंट को 0 कंसीडर किया तो आपके पास इक्वेशन नंबर 13.27 आ गई है। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर
एंड इट शोज़ नो डिफ्लेक्शन। ये इक्वेशन तब आएगी जब गैल्वानोमीटर आप स्विच क्लोज भी करेंगे तो गैल्वानोमीटर की जो सुई है वो मूव नहीं करेगी, यानी उसकी सुई कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगी, डिफ्लेक्शन कोई नहीं होगी। when the galvanometer in the conversely when the galvanometer in the Wheatstone bridge circuit shows no deflection। ये भी कह सकते हैं कि गैल्वानोमीटर जो है, आप इसके अगर उल्टा ले लें, आप एक तो ये कह दें कि ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगी, जब गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। या दूसरी तरह से आप इस तरह कह सकते हैं कि गैल्वानोमीटर जो है व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो ये इक्वेशन जो है वो आ जाएगी आपके पास। ये जो है हमारे पास जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका बेसिक प्रिंसिपल है कि R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। ये कब हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, जब गैल्वानोमीटर पे कोई करंट फ्लो नहीं करता। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इफ़ वी कनेक्ट 3 रेजिस्टेंसेस, हमने 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, वैसे तो हमने 4 किए हैं, लेकिन अगर हम 3 की बात करते हैं कि R1 R2 और R3 हमने जो कनेक्ट किए हैं उन्हें हम कोई नॉन वैल्यूज़ दे दें, यानी हमें पता हो कि उनकी वैल्यूज़ क्या है, और जो 4th रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल R4, हम उसको कोई अननोन वैल्यू ले लें, यानी हमें ना पता हो कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मालूम है, चौथी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मालूम ना हो, तो हमने इनकी R1 R2 R3, क्योंकि ये ऐसी रेजिस्टेंसेज हैं जो कि एडजस्टेबल रेजिस्टेंस हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, हम इनकी वैल्यूज़ इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वानोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन शो ना हो, गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे। देन फ्रॉम द नॉन रेजिस्टेंसेज, जब हमारे पास गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो हम फिर इक्वेशन अभी जो हमने डिराइव की है R1 ओवर R2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन है R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा। तो अगर हमारे पास R1 R2 और R3 को हम इस तरह से एडजस्ट करें गैल्वानोमीटर के ऊपर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो हो, यानी कि कोई करंट शो ना हो, तो हम फिर ये इक्वेशन यूज़ करते हुए R4 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि आप कोई भी इक्वेशन जब यूज़ करते हैं, अगर तमाम वेरिएबल्स आपके पास मालूम है, सिर्फ एक वेरिएबल मालूम नहीं है, तो आप उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यही करेंगे कि आपने R1 R2 R3 की वैल्यूज़ को एडजस्ट करना है, गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, उस वक्त आपने ये इक्वेशन यूज़ करेंगे और उससे अपने R4 यानी जो 4th रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की जो है वो वर्किंग है कि आपने किस तरह से 4th अननोन रेजिस्टेंस जो है वो मालूम करनी है, और यही मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है वो अननोन रेजिस्टेंस को मैयर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।